नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महात्मा गांधी के योगदान के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 1919 में पारित किया गया रॉलेट एक्ट और रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी भारतीय को बिना किसी कारण के अकारण 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जा सकती थी, जिसका पूरे भारत में विरोध किया गया। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी और इसे मानने से मना कर दिया। इस कारण महात्मा गांधी को गिरफ्तार भी किया गया था। अब महात्मा गांधी की गिरफ्तारी की आवाज़ पूरे देश में बिजली की तरह फैल गई। अमृतसर में भी उत्तेजना फैल गई। जनता के असंतोष की व्यक्ति न होने देने के लिए अंग्रेजों ने 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर भेज दिया। इससे अमृतसर में उत्तेजना फैल गई और भीड़ ने नेताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की कोठी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। तभी सैनिक अधिकारियों ने भीड़ को रोकने का प्रयास किया और न रुकने पर गोली चला दी, जिससे 2 व्यक्ति मारे गए। और भीड़ को रोकने का प्रयास किया और रुकने पर गोली मार दी, जिसमें 2 व्यक्ति मारे गए। भीड़ ने मरे हुए व्यक्तियों को कंधे पर डालकर जुलूस निकाला और मार्ग में भीड़ ने नेशनल बैंक के भवन पर आग लगा दी और एक यूरोपियन मैनेजर की हत्या कर दी। भीड़ में कुल 5 अंग्रेजों की हत्या कर दी गई थी। कुछ भवनों में आग लगा दी गई। तब 10 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग एकजुट हो गए थे और उस समय इन उपद्रवों को शांत करने की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर जनरल डायर को सौंपी गई थी। और उस दौरान 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन हो रहा था। जनरल डायर ने इस सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, किंतु सभा पर प्रतिबंध लगाने का नोटिस नगर में अच्छी तरह नहीं घुमाया गया और हजारों लोगों को इकट्ठा होने दिया गया। तब लोग इकट्ठा हो गए। तब जनरल डायर 200 भारतीय और 50 अंग्रेज सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग पहुंचा और सभा में लगभग 8 से 10 हजार व्यक्ति उपस्थित थे और सभा की कार्रवाई भी शांतिपूर्वक चल रही थी। कोई हिंसा नहीं हो रही थी। जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और उसने गोली चलाना तब बंद किया जब उनके सारे कारतूस समाप्त हो गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस गोलीकांड में 379 लोग मारे गए और 1 से 2 हजार के बीच घायल हुए। इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि घायल और मरने वालों की संख्या निश्चित रूप से अधिक थी।
और इस हत्याकांड से समस्त देश में असंतोष और घृणा फैल गई और इस कांड की जांच के लिए सरकार और कांग्रेस ने पृथक पृथक समितियां नियुक्त की। सरकार की ओर से हंटर समिति नियुक्त की गई और इस समिति के सामने बयान देते हुए जनरल डायर ने स्वीकार किया था कि उसने लोगों को तीतर बीतर करना होने का आदेश दिया, किंतु इस आदेश को देने के बाद 2 या 3 मिनट में गोली चला दी और स्पष्ट है कि 2 या 3 मिनट में 8-10 हज़ार की भीड़ तीतर बीतर नहीं हो सकती। अंग्रेज सरकार के ये अत्याचार अमृतसर नगर तक सीमित नहीं रहे, लाहौर, गुजरात, कसूर, अन्य स्थानों पर भी इस तरह के अत्याचार किए गए थे। जो खून को जमाने वाले थे, हृदय विदारक थे। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और मार्शल लॉ के उल्लंघन के आरोप में लगभग 300 व्यक्तियों को बंदी बनाया गया और इनमें से 15 व्यक्तियों को मृत्युदंड तथा 6 को जीवन भर का देश निर्वासन और शेष को कठोर कारावास की सजा दी गई। मार्च 1920 में हंटर समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी और इसमें सरकारी अधिकारियों के दृष्टिकोण को ठीक सिद्ध किया और जनरल डायर को सही मान लिया। जनरल डायर को केवल इतना दंड दिया गया था कि उसे नौकरी से अलग कर दिया गया, परंतु इंग्लैंड के समाचार पत्रों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक घोषित कर दिया। जनता ने उसके गुजारे के लिए चंदा इकट्ठा किया और इंग्लैंड की सरकार ने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए गई हुई सेवाओं के लिए जनरल डायर को मान की तलवार तथा 2000 पाउंड भेंट किए। इससे पता लगता है कि सरकार जानबूझकर भारतीयों पर अत्याचार करवाना चाहती थी और इसका भारतीयों पर अत्याचार दिन प्रतिदिन है वो बढ़ रहा था। और वहीं हंटर आयोग ने भी जनरल डायर को सही मान लिया, जबकि जनरल डायर ने जो जनता को तितर बितर होने के लिए उचित समय नहीं दिया था, इसलिए उसे दोषी भी मानना चाहिए, लेकिन एक तरफा कार्रवाई है वो चल रही थी। इन सब बातों ने राष्ट्रवादियों के जले हुए हृदय पर नमक का काम किया और कांग्रेस ने पंजाब के अत्याचारों के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को उचित दंड देने तथा मृत लोगों के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की, परंतु सरकार ने इस मांग की तरफ कोई ध्यान है वो नहीं दिया। अब हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। तो तुर्की का सुल्तान विश्व के मुसलमानों का खलीफा समझा जाता था और प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने जर्मनी का साथ देते हुए इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध लड़ा था और भारतीय मुसलमानों को यह आशंका थी कि अब तुर्की साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे तथा खलीफा की समस्त शक्तियां समाप्त कर दी जाएगी। और युद्ध के पश्चात 10 अगस्त 1919 को तुर्की के साथ अंग्रेजों की जो सेब्रे की संधि हुई थी, उसके अनुसार तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया गया और सुल्तान को नज़रबंद कर दिया। अतः भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली इस आंदोलन के प्रभावशाली नेता थे। महात्मा गांधी ने उचित स्थिति को भांपकर इस खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग किया और हिंदू मुस्लिम एकता बनाने का प्रयास किया। अतः इस आंदोलन का समर्थन गांधी जी ने किया और 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था और जिसमें महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया और गांधी जी ने परामर्श दिया कि यदि अंग्रेज तुर्की की समस्या का उचित हल न निकाले तो असहयोग एवं बहिष्कार की नीति अपनाई जाए। और 20 मई 1920 को खिलाफत समिति ने गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। इस तरह खिलाफत आंदोलन
बहुत तेज़ी के साथ चलना शुरू हो गया। महात्मा गांधी इसके लीडर बने। अब महात्मा गांधी को अनुभव हुआ कि अंग्रेज सीधे मानने वाले नहीं हैं, हमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक ऐसा कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, एक ऐसा आंदोलन शुरू करना पड़ेगा जिससे पूरे भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति की भावना हो, असहयोग की भावना हो। लेकिन गांधी जी का कहना था कि हम सत्याग्रह, सत्य के आग्रह पर चलेंगे, हम अहिंसा के पुजारी रहेंगे, अहिंसात्मक कार्रवाई करेंगे, हिंसा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और असहयोग आंदोलन के बारे में, उसकी प्रगति के बारे में कार्य शुरू हो गया और भारत में, पूरे भारत स्तर पर महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर असहयोग आंदोलन है वो शुरू किया था। तो देखिए, जब महात्मा गांधी को अंग्रेजों की घृणापूर्ण नीति का पूरी तरह से ज्ञान हो गया और उनके विरुद्ध भारतीय मुसलमानों का सहयोग मिलने का पूरा विश्वास हो गया, तो गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया। और इसके लिए सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ और जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने थे, कांग्रेस के इस विशेष अधिवेशन में गांधी जी के क्रमिक अहिंसक असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया। खुद गांधी जी द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव की मांग सिर्फ 3 थी। एक, खिलाफत के साथ की गई भूल सुधारी जाए। नंबर 2, पंजाब के साथ की गई भूल सुधारी जाए। और नंबर 3, स्वराज की स्थापना है वो की जाए। यहाँ स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता नहीं था, अपितु ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्त शासन की मांग थी। अभी तक स्वराज केवल ब्रिटिश हुकूमत के अधीन ही स्वशासन की प्राप्ति करना था और असहयोग के इस प्रस्ताव में जिन कामों को करने की सलाह दी गई थी वे निम्नलिखित थे। अर्थात कलकत्ता के अधिवेशन में जो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के लिए रूपरेखा तैयार की और इसमें निम्नलिखित प्रस्ताव है वो पारित करने की सलाह भी दी थी। इसमें नंबर 1 हम पढ़ें तो उसमें था सरकारी उपाधियां और अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाए तथा जिन संस्थाओं में जो लोग नामजद हुए हैं, सर्विस दे रहे हैं, वे अपने पदों से हैं वो इस्तीफा दे दें। ये कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव रखे गए थे। दूसरा, सरकारी स्वागत समारोहों तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके सम्मान में किए जाने वाले अन्य सरकारी व अर्ध सरकारी उत्सवों में भाग न लें। अर्थात जो भी सरकारी उत्सव हो उसमें भाग न लिया जाए। तीसरा था, सरकारी तथा सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों व कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए तथा भारतीय छात्रों को शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना की जाए। अर्थात अंग्रेजी शिक्षा से दूर भारत में राष्ट्रीय शिक्षा के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। चौथा है, वकीलों व मुँह वकीलों द्वारा ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया जाए तथा आपसी विवादों के लिए पंचायती अदालतें स्थापित की जाए। अर्थात जो वकील हैं वे सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करें। पांचवा है, कौंसिलों के चुनाव में खड़े उम्मीदवार अपना नाम वापस लें और यदि कोई उम्मीदवार चुनाव लड़े तो मतदाता उसे वोट है वो न दे। इस तरह के पक्षकार बने थे। छठा है, सैनिकों, कलरकों तथा मजदूरों द्वारा मेसोपोटामिया के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करने से इनकार कर दिया गया। अर्थात कोई भी उनके साथ है वो सेवा देने को तैयार नहीं हो और इसके साथ साथ विदेशी माल का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी को है वो
अपनाया गया। इन बिंदुओं को इस सम्मेलन में रखा गया और गांधी जी के प्रस्ताव, खासकर नई विधान परिषदों के बायकॉट का कड़ा विरोध चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, श्रीमती एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना आदि ने किया था। लेकिन महात्मा गांधी ने पंडित मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं के समर्थन से इस प्रस्ताव को भी, अर्थात नई विधान परिषदों के प्रस्ताव को भी पारित करवा दिया था। इसके बाद गांधी जी और अली बंधुओं ने सारे देश का दौरा करके असहयोग आंदोलन के पक्ष में वातावरण तैयार किया और नवंबर 1920 में नए विधानमंडलों के चुनाव हुए और इन चुनावों के बायकॉट का जो नारा कांग्रेस ने दिया था वह बड़ा सफल रहा और उसमें लगभग 2/3 मतदाता वोट देने हैं वो नहीं गए, अर्थात मतदाताओं ने भी गांधी जी के आह्वान पर उसमें रुचि प्रदर्शित नहीं की। अब इसके बाद कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ और कांग्रेस की इस अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने की और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को दोहराया ही नहीं गया, बल्कि उसके कार्यक्रम के अंत में एक धारा भी जोड़ दी और संकेत किया कि अगर जरूरत पड़ी तो कर देने से इनकार किया जाएगा और जनसाधारण को जो काम बताया गया था वह था चरखा काटना, चरखे पर सूती वस्त्र बनाना, कपड़ा बुनना और खादी का प्रयोग करना। और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के संदर्भ में इतिहासकार अयोध्या सिंह जी लिखते हैं कि नागपुर अधिवेशन ने कांग्रेस का नया लक्ष्य निर्धारित कर दिया था। इससे पहले कांग्रेस का लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत औपनिवेशिक स्वायत्त शासन प्राप्त करना था। अब कहा गया कि कांग्रेस का ध्येय शांतिमय और उचित उपायों से स्वराज प्राप्त करना है, अर्थात कांग्रेस का उद्देश्य है वो इस प्रस्ताव के बाद है वो बदल दिया गया। नागपुर अधिवेशन में मजदूरों और किसानों के संबंध में भी प्रस्ताव आए और उनकी न्यायोचित मांगों का समर्थन किया गया और सरकारी दमन की भी वो निंदा की गई थी। और इसी अधिवेशन में भाषण के आधार पर प्रांतों के गठन को भी प्रस्ताव में पारित किया गया था। तो इस तरह से ये असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि बनी थी और इसकी पृष्ठभूमि मुख्य बनने का कारण था कि अंग्रेज सहयोग करने के बावजूद भी भारतीयों के साथ नस्ली भेदभाव करते, भारतीयों के ऊपर तरह तरह के गैरकानूनी कानून ला देते और उसमें रॉलेट एक्ट ने अंग्रेजों के इस घृणित कानून के खिलाफ भारतीयों का असंतोष बहुत व्यापक हो गया था और उसी में जलते में घी का काम जलियांवाला बाग हत्याकांड जो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को हुआ था उसने किया, क्योंकि इस दिन ब्रिगेडियर जनरल डायर ने ऐसे निर्दोष व्यक्तियों, बच्चों, माताओं की हत्या की थी जिनका कोई आंदोलन से लेना देना नहीं था, आंदोलन के प्रति उनका कोई योगदान भी नहीं था और न ही उन्होंने कोई क्रांति या हिंसा की थी, लेकिन फिर भी कई बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए। अब कांग्रेस पहले जो स्वराज के अंतर्गत उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन के अधीन हमें एक स्वशासन प्राप्त हो, लेकिन अब उनका विश्वास बदल गया और उन्होंने ब्रिटिश शासन से अलग, ब्रिटिश शासक से अलग स्वराज की मांग है वो तेज कर दी और इस आंदोलन में तय किया गया कि हम सब मिलकर अंग्रेजों का विरोध करेंगे, खादी व चरखे का प्रयोग करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, शांतिपूर्वक जुलूसों के माध्यम से अंग्रेजों की आज्ञा की अवहेलना करेंगे, अंग्रेजों के कार्यालय जो हैं, सरकारी संपत्ति हैं, उसका बहिष्कार करेंगे और अंग्रेजों ने जो हमें उपाधियां दी है उसका भी है वो
त्याग करेंगे, लोगों में राष्ट्रीय विचारों का प्रदर्शन करेंगे और यहाँ तक कि राष्ट्रभाषा पर बल दिया जाएगा और राष्ट्र हित के संस्थानों को स्थापित करने का लक्ष्य है वो रखा जाएगा। धन्यवाद।